हेलो एवरीवन। कंपाउंडिंग इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये फ्रेज तो आपने सुना ही हुआ कहीं ना कहीं। अगर नहीं सुना है तो इसके चमत्कार के बारे में आज हम बात करेंगे। कमाते तो हम हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस में लाइफ हो जाते हैं। लेट अस अज्यूम कि एक इंसान जिसकी उम्र अभी 28 साल है, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, 4 साल का, 1 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी है। फैमिली बैकिंग जीरो है, मतलब फैमिली का पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। उसके पास सेविंग भी कुछ नहीं है और कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है, मकान भी नहीं है। अब ऐसे आदमी की को 1 लाख रुपए कराने के बाद भी उसको पूछोगे तो मुंह लटकाए बैठा रहेगा और बोलेगा यार मैं कमाता तो कहाँ बचता है मेरा, सब तो खर्च हो जाता है, कर्जा ऊपर से और हो गया है। और वो इस तरीके की बातें करेगा, माइनस में चलता हुआ दिखाई देगा। और उसकी लाइफ कमाने के बाद भी हेल हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद, इंटरेस्ट के बर्डन से। तो एक ऐसे इंसान को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए जिससे कि वो जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सके और अपनी लाइफ को में खुशहाली, स्ट्रेस की जगह खुशहाली वाला एलिमेंट शामिल कर पाए। तो चलिए एक ऐसे ही एक इंसान की प्लानिंग करते हैं। मंथली इनकम 1 लाख रुपए महीना। 2 किड्स हैं, एक की उम्र 2 साल, दूसरे की 4 साल। वाइफ भी काम नहीं करती, मतलब वाइफ की कोई अर्निंग नहीं है, वो बच्चों को देखती है। अब ऐसे इंसान को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? हमने इसमें ज्यूम किया है कि इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई करीब 5% के हिसाब से बढ़ेगी। वैसे तो हिंदुस्तान में ज़्यादा भी बढ़ती है, लेकिन इम्पैक्ट आपके ऊपर 5% से ज़्यादा का नहीं आएगा। एवरेज सी ए जी आर, जिनको फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं है उनके लिए बता दूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हिंदी में अगर आप हिंदी में अगर किसी ने सुना हो तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो वो, अब ऐसे आदमी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, सबसे पहले प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है? मान लिया कल आप नहीं है तो आपके जो 3 डिपेंडेंट हैं उनका क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनके पास फाइनेंशियल सोर्सेस कहाँ से आएंगे, उनकी जो नीड है वो कैसे पूरी होगी। आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, साल का 12 लाख रुपए होता है, 10 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाते, तो आपको सबसे पहले 1 करोड़ 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको वापसी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपके साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो करीब करीब 15,000 रुपये का आपका साल का ये खर्चा है। दूसरा, कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है हेल्थ के साथ, तो हॉस्पिटल का खर्चा आज की डेट में बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए 25 लाख रुपए का एक कवर रखना ही है, ये मस्ट हैव है। उसका करीब देना पड़ेगा आपको 30,000 रुपये साल का प्रीमियम। एक आपको एक्सीडेंट पॉलिसी जरूर लेनी है। एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में आप लोगों को शायद पता, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। ये बहुत बुरे वक्त में काम आती है। इन केस आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपने काम पे जाने के काबिल नहीं रहते 2 महीने 4 महीने, तो जितना सम एश्योर्ड होता है उसका 1% पर वीक के हिसाब से आपके अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी डाल देगी, सो डैट आपका फाइनेंशियल्स ना लड़खड़ाए, आपका कैश फ्लो ना लड़खड़ाए और आपका काम चलता रहे जब तक आप ठीक ना हो जाएं। तो इन तीनों इंश्योरेंस का प्रीमियम का टोटल आता है सालाना 50,000 रुपये। इससे ज़्यादा आपको इंश्योरेंस देने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। 4,000 रुपये महीने के करीब ये खर्चा आता है, अगर इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है सेविंग का। सेविंग को आपको स्पेंडिंग से पहले रखना है। पहले 3 लाख रुपए साल के, यानी 25,000 रुपये महीना, 25% ऑफ योर अर्निंग आपको साइड में बचा लेना है। उसके बाद जो बचता है वो आपकी इनकम है, उसमें से आपको खर्च करना है। अब 70,000 रुपये महीना, ये जो फिगर यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपकी, ये बचत करने के बाद जो बचत है, जो आपको खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम है, ये वो है। इसमें से आपको अपना टैक्सेस भी देने हैं। अब 12 लाख रुपए में टैक्स भी लगता है, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। टैक्सेस भी देने हैं, आपके पास मकान नहीं है उसका रेंट भी देना है। आपको, अगर आपके पास कार है तो उसका आपको पेट्रोल फ्यूल का खर्चा वगैरह भी देना है। आपको अपना ट्रैवलिंग कन्वेंस वगैरह का जो भी खर्चा है वो करना है, ग्रॉसरी का खर्चा करना है, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा करना है, और आप जो चाहें वो इसमें से खर्च करें, लेकिन ये 25,000 रुपये बचाने के बाद। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर हम ले चलते हैं 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की कैलकुलेशन में। 28 साल के आप हैं, 3 लाख रुपए
आपने बचाने शुरू किए। पिछला सब कुछ जीरो, कुछ नहीं लेके आए थे घर से आप 28 साल से पहले, ना आपके पास था। अब आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया। अब हमने एज्यूम किया है CAGR कितना 15%, 15% से भी ज़्यादा आता है, लेकिन 15% हमने एज्यूम कर लिया एक ऑन द सेफर साइड कि इतना तो आ ही जाएगा। तो अब आप ये पैसा इन्वेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है। जब आप 36 साल के होंगे तो आपका ये जो CAGR है, आपका जो कॉर्पस है, ये कहाँ पहुंचेगा? 57,91,000, ये वाली फिगर। अब आप 57,91,000 का कॉर्पस हो जाएगा, उस समय आपको मकान लेना है अपना। आज की डेट में आप एक मकान लेते हैं तो आप करीब 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते, बाकी आप लोन करा लेते 25, 30, 35 लाख का, और उसकी EMI भरते। उसकी EMI उतनी ही आती है जितना करीब करीब आपका रेंट है। तो आपने 25 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए। अब वो 25 लाख रुपए, तो अब आप बोलेंगे यार 25 लाख रुपए में आज आ जाता है मकान, उस समय थोड़ी ना आएगा। तो हमने इसको फैक्टर इन कर लिया और इसकी निकाल ली फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इसकी आती है 38,78,000। तो आपने इसमें से 38,78,000 रुपये अपने मकान को खरीदने के लिए आउट कर लिए। आपके पास जो बचा है 57 लाख रुपए, 57,91,000 वाला जो कॉर्पस था वो घट के 25-45 आ गया। आपके पास मकान हो गया। अब आपको जो EMI देनी थी उसकी जगह आप जो रेंट देना था रादर उसकी जगह EMI देंगे। तो ये 25-30 साल की EMI या 20 साल की, जैसी भी आपको सूट करती हो उसके हिसाब से 20, आपके पास ये, आप 37 साल के भी हैं तो आपका 55 साल की उम्र तक ये सारा मकान आपका फ्री हो जाएगा। अब जो आपका पहला बच्चा जिसकी उम्र अभी 4 साल है, जब आप 44 साल के होंगे तो वो करीब 16 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। आपको चिंता होगी उसकी हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के लिए भाई 10-12 लाख रुपए आज की डेट में चाहिए होते हैं। तो 12 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे, वो 12 लाख रुपए उस समय चाहिए होंगे आपको कितने? 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए आप इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके कॉर्पस का साइज था 89 लैक्स। अब आप 26 लाख रुपए निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 75 लाख। ठीक है, ऐसे ही 2 साल बाद दूसरे बच्चे का जो आप निकालेंगे एजुकेशन के लिए वो 30 लाख रुपए निकालेंगे। फिर मैरिज का टाइम आएगा। आज की डेट में 15 लाख रुपए, जो लाख रुपए कमाता है भाई उसको 15 लाख रुपए में शादी करनी चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता है मोटा मोटा। तो 15 लाख रुपए मैरिज के लिए आपने एक बच्चे के लिए निकाले, दूसरे बच्चे के लिए भी 15 लाख रुपए निकाले, लेकिन 15 नहीं निकलेंगे, वो 46 निकलेंगे और 53 निकलेंगे, क्योंकि तो उस टाइम के हिसाब उस पैसे की फ्यूचर वैल्यू अलग होगी, तो उस हिसाब से आपको खर्च भी करना पड़ेगा। अब आप हो गए बूढ़े, मतलब 60 साल की उम्र तक तो यहाँ तक तो आपने कमाया। अब यहाँ से आपको कमाना नहीं है, आपको जो कमाया है उसको एंजॉय करना है। तो आप 6 लाख रुपए साल यानी 50,000 रुपये महीना, उस समय तक आपकी सारी लाइबिलिटीज पूरी हो चुकी होंगी, आपके पास मकान भी होगा, तो आपको 50,000 रुपये महीना आज एक ओल्ड एज कपल के लिए सफिशिएंट होता है। तो उस समय के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 30 लाख की जरूरत पड़ेगी साल के, क्योंकि उस समय महंगाई बढ़ चुकी होगी, उसको हमने फैक्टर इन करके 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो आपने 30 लाख रुपए हर साल विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इससे पहले आपके पास 3,58,00,000 रुपए का कॉर्पस बचा हुआ था। अब आप इसमें से वो कॉर्पस बढ़ भी रहा है आपका और आप 30 लाख रुपए विड्रॉ भी कर रहे हैं। आप हो गए 75 साल के। 75 साल के होने के बाद, आपके सारे खर्चे बीट होने के बाद, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद भी कितने पैसे बच गए? 9,90,00,000, यानी कि 990 लाख रुपए आपके पास बच गए। ये आप छोड़ के जा सकते हो अपने डिपेंडेंट, तो खैर उस समय बच्चे तो बड़े हो चुके होंगे, लेकिन जो भी है वो आपके पास बच जाएगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग का राज। ये था एक कंपाउंडिंग का राज जो कि आप उसको नहीं समझते। अब आप गलती कहाँ करते हो? आपकी गलतियों पे आ जाते हैं। आपकी होगी 1 लाख रुपए की इनकम, आप क्या करोगे? 20,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का लोन भी ले लोगे और आप 1,20,000 रुपए का खर्च करने लग जाओगे। आप सबसे पहले गाड़ी ले लोगे, महंगी सी कोई गाड़ी ले लोगे 8-10 लाख रुपए की, और उसकी EMI जा रही होगी 40-50,000 रुपए। तो ये भाई जब 15% के हिसाब से ये पैसा ग्रो आपका कर सकता है, तो वो 15% के हिसाब से आपका डी ग्रो भी तो कर रहा है। तो जो आप जो कार लेते हो 10 लाख रुपए की और इंटरेस्ट दे दे करके देते हो उसके 20 लाख रुपए, इसीलिए आपका कैश फ्लो हो जाता है क्या? नेगेटिव। नेगेटिव कैश फ्लो हो जाने इसीलिए, और आप आ जाते हो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में। यही फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आप अपने फंड्स का एलोकेशन ना तो प्रॉपरली कर पाते हो,
और ना ही आपको समझ में आता है कि क्या कि क्यों, और आप परेशान रहते हो, बोलते हो कि यार होता ही क्या है, जितने जितनी इनकम उससे ज़्यादा खर्चे हैं। तो भाई जब इनकम कम है तो खर्चे कम करने हैं, आपको दे दिया 70,000 रुपये, खर्च करो ना इसमें। 70,000 रुपये से ज़्यादा काटो खर्चों को। आपको आपके अगर खर्चे कम है तो बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में मत भेजो, गाड़ी सेकेंड हैंड रखो, आप किराए का छोटा मकान लो, वो जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तब लेना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप आईफोन से काम मत चलाओ, किसी सैमसंग का या कोई दूसरे ओप्पो वीवो के बहुत सारे फ़ोन आते हैं आजकल, उससे काम चलाओ। आप कोई 10, 12, 15 हज़ार के फ़ोन से काम चलाओ। मतलब कहने का मतलब हर चीज़ में आपको सेफ्टी के साथ चलना है। सेफ्टी अभी क्या है कि आप अभी यंग हो, आपको 3 लाख रुपए आप साल के बचा रहे हो, उससे ज़्यादा तो बचाने की बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप 3 लाख रुपए ना बचा करके 3 लाख रुपए माइनस में आ जाओ तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, आपके आपके कॉर्पस की, आपके पोर्टफोलियो की, और आप रहेंगे परेशान। जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब किसी का ये सवाल हो सकता है, सर 15% का CAGR कहाँ आता है यार, हम तो बैंक में कराते हैं 7-8% का मिलता है, फिर वो इंश्योरेंस करा देते हैं तो उसमें भी इतना नहीं मिलता है, लाइक दैट। शेयर बाजार में तो बहुत रिस्क होता है, कैसे करें? भाई देखो, सीधी सी बात है, हिंदुस्तान की इकनॉमी एक ग्रोइंग इकनॉमी है, 7-8% के हिसाब से ग्रो करेगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इकनॉमी को ग्रो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे नीड है, कंजम्पशन है, इकनॉमी को ग्रो करना ही पड़ेगा। जब इकनॉमी ग्रो करेगी, 6-7% का इन्फ्लेशन हो गया, 6-7% की ग्रोथ, तो 14-15% तो वैसे ही हो जाता है। और हिंदुस्तान के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 के, उसने भी जो 50 कंपनियां होती हैं उसका जो एवरेज रिटर्न है वो 14.5% का, 14.56% का है पिछले 21 सालों का। तो इससे कम रिटर्न आने का तो सवाल ही नहीं उठता हिंदुस्तान में अभी आने वाले कम से कम 20 सालों में। आगे क्या होगा, आगे का तो कुछ पता नहीं। अब जो हिंदुस्तान की फ्लैगशिप कंपनीज अपने अपने फील्ड में हैं, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक, LNT और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। भाई LNT को तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का प्रॉक्सी बोला जाता है, और रिलायंस तो है ही आधा हिंदुस्तान, HDFC बैंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का लीडर। तो इन्होंने क्या रिटर्न दिया? इन्फोसिस ने 16.5% का करीब करीब CAGR दिया है 21 सालों में। वो तब दिया है जबकि अभी इस क्वार्टर में उसकी बहुत पिटाई हो गई है। वो 1600-1800 रुपये का, 1800 रुपये का शेयर अभी 1200-1300 रुपये के रेट में चल रहा है, तब भी 16.5% का उसका CAGR है। रिलायंस का 20% का CAGR है, HDFC बैंक का 23% का, LNT का 24% का, एंड HUL का, जो कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी है, उसका 14% का CAGR। बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो तो HUL जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, इतनी ग्रोथ तो ये देता ही रहेगा। बट रियल इस्टेट की ग्रोथ देखें, लोग देखो भागते हैं किस तरफ, रियल एस्टेट की तरफ, कि रियल एस्टेट में पैसा बनता है, रियल एस्टेट में बढ़ जाता है। रियल एस्टेट 11% के हिसाब से ग्रो करता है, 21 साल का इतिहास तो यही बताता है। अच्छा, अब रियल एस्टेट में आप 3 लाख रुपए लेकर के क्या रियल एस्टेट खरीदोगे? कुछ मिलेगा आपको? देखो, अपना छोटा सा घर खरीदना था ना, तो आप 28 साल के थे, 37 के हो गए तब खरीद पा रहे हो, वो भी लोन लेकर के। तो घर भी आपने खरीदा, हालांकि हम ये नहीं करके घर नहीं खरीदना चाहिए, एक घर तो होना ही चाहिए, बट रियल एस्टेट इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इज गुड फॉर यूज। आप उसको खरीदो, उसमें रहो, वो ठीक है। तो फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज एन एसेट, एंड उसके बाद के जितने भी हाउसेज होते हैं सब लाइबिलिटी होते हैं, उसमें कुछ रिटर्न नहीं आता। लैंड में थोड़ा एप्रिसिएशन जरूर आ जाता है, बट वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बल्कि एसेट होते हैं, आप कभी बेचने जाओ आसानी से बिकते नहीं। आप लिक्विड एसेट में, वो सारे लिक्विड एसेट हैं, आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप बचे रहते हो। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन लोगों के लिए थी जो लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, उन लोगों के लिए क्या, सभी लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कम अवेयर हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ी सी अवेयरनेस उनकी बढ़ेगी। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टडी करते रहते हैं, डालते रहते हैं, आपके काम की होगी, इस चीज़ की गारंटी है। आप उसको फिल्टर करके कुछ ना कुछ अपने मतलब की, अपने अपने नॉलेज को बूस्ट कर पाएंगे और अपने मतलब की चीज़ निकाल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।